नमस्कार साथियों, राधे राधे, भारत माता की जय, जय हिंद। आपका हार्दिक स्वागत है सिविल पांडा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए देखिए हम लोगों का जैसे सोशल हार्मनी चल रहा है, जैसा कि आपको सभी को पता है। सोशल हार्मनी चल रहा है टॉपिक, सोशल हार्मनी। और सोशल हार्मनी में हमने देखा था ऑब्जेक्टिव्स देख लिए थे हमने। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव्स के बाद में हम लोगों ने देखा था सोशल हार्मनी होती क्या है और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं भाइयों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो है एलिमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सोशल हार्मनी एलिमेंट्स ऑफ सोशल हार्मनी एलिमेंट्स ऑफ सोशल हार्मनी। अब एलिमेंट्स के बारे में अगर जाने हम, अगर एलिमेंट्स के बारे में देखा जाए तो एलिमेंट्स अलग अलग हो जाते हैं भाई। बहुत टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन हमें कुछ ही एलिमेंट्स को पढ़ना है। भाई, हमें कुछ ही एलिमेंट्स को पढ़ना है। तो उनको देख लेते हैं बारी बारी से भाई, कौन कौन से एलिमेंट्स हो जाते हैं, उनको हम देख लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहला एलिमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन। पहला एलिमेंट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन में ही सारी की सारी चीजें हम देखेंगे, चाहे वो इक्वालिटी हो, चाहे फ्रेटर्निटी हो, चाहे लिबर्टी हो, चाहे चाहे डेमोक्रेसी हो। ये हर एक चीज के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। दूसरी जो चीज होती है वो होती है फैमिली। दूसरा जो हमारा एलिमेंट होती है फैमिली, क्योंकि फैमिली से ही एक पर्सनालिटी का सोशलाइजेशन स्टार्ट होता है। और सोशलाइजेशन में ही हर एक पर्सनालिटी को मतलब हर एक पर्सनालिटी के थॉट जो होते हैं वो फैमिली से ही डेवलप हो जाते हैं, थर्ड होता है मीडिया। थर्ड क्या होता है? मीडिया। क्योंकि मीडिया को आर्टिकल 19 यानी आर्टिकल 19 जो है, आर्टिकल 19.1 के द्वारा हमारी जो मीडिया है, मीडिया की लिबर्टी की बात है कि भाई जो मीडिया है वो ऐसे जो अगर डोमेस्टिक वायलेंस होता है या कहीं पे भी वायलेंस जैसी चीजें हैं या किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो उसका जो खुलासा है वो पूरी तरह से कौन करता है? तो उसकी तरह पूरा खुलासा मीडिया के द्वारा ही किया जाता है। तीसरा आता है भाई एजुकेशन। फोर्थ आता है एजुकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि एक पर्सनालिटी में एजुकेशन के माध्यम से बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। उसके बाद है अगली चीज आती है सोशल सोसाइटी, सोशल सोशल सिटीजन सोशल सिटीजन। ये सारे के सारे हमारे एलिमेंट्स इसमें हम लोगों ने पढ़ने हैं। ज्यादा एलिमेंट्स मैं नहीं बताऊंगा, मैं केवल 5 एलिमेंट्स की बात करने जा रहा हूं आज, और इस टॉपिक को जल्दी से हम खत्म करते हैं, एलिमेंट्स खत्म करवा करके। तो हमारा पहला एलिमेंट क्या था? आप सभी ने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट एलिमेंट क्या है हम लोगों का? फर्स्ट एलिमेंट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके बारे में हम लोग बातें करते हैं भाई। चलिए एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। एलिमेंट्स में कौन सा आ गया भाई? पहला हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। पहला आ गया एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूशन। एलिमेंट कौन सा आ गया भाई? कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए बच्चा, देखिए बेटो, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में भी अगर हम पढ़ें तो प्रीएम्बल को हम देख करके सोशल हार्मनी का पता लगा सकते हैं। प्रीएम्बल को भी देख करके सोशल हार्मनी का हम पता लगा सकते हैं। प्रीएम्बल को देख करके किस तरह से, इसमें ध्यान दीजिएगा, प्रीएम्बल को भी देख करके, क्योंकि इसमें ये है, इसमें क्या आ जाता है? सोर्स ऑफ पावर। तो हमारे इंडिया में सोर्स ऑफ पावर क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। दूसरा जो सोर्स है, यानी ये तो सोर्स ऑफ पावर हो गया। सोर्स ऑफ पावर में हमारे प्रीएम्बल में बताया हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी जो हमारे देश के सिटीजन हैं उनके पास ही सबसे ज्यादा पावर है। क्यों पावर है? क्योंकि वो चाहे आपका स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हो या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो या पार्लियामेंट हो, चाहे कुछ भी हो, वहीं पे वो रिप्रेजेंटेटिव जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, इलेक्टेड बाय दी
सिटीजन्स, इलेक्टेड बाय द सिटीजन्स, कुछ लोग इलेक्ट किए जाते हैं, सिटीजन्स इलेक्ट करते हैं और वही जाकर के बाद में पार्लियामेंट में बैठ करके सिटीजन्स के लिए ही रूल्स एंड रेगुलेशंस को या पॉलिसीज या स्कीम्स को बनाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे सभी इक्वल, उनकी नज़र में सभी इक्वल होने चाहिए, यानी इक्वल होते हैं। इसीलिए सभी सिटीजन्स को हमारे देश में इक्वली राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, चाहे वो वोटिंग राइट्स हो, चाहे फंडामेंटल राइट्स हो, चाहे डीपीएसपी में बातें हो या फंडामेंटल ड्यूटीज की बात हो। हर एक चीज में हर एक पर्सनालिटी को हर एक बराबर, यानी सभी को बराबर से हमने फंडामेंटल सभी को बराबर से हमने राइट्स दिए हुए हैं। और राइट्स क्यों दिए हुए हैं? क्योंकि हमारी जो देश की जनता है सबसे ज्यादा पावरफुल है। वो क्यों पावरफुल है भाई? क्योंकि सोसाइटी में से कोई एक रिप्रेजेंटेटिव को चुन करके, या तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, या हम बोल दें दोनों को मिला करके अलग ही बुला करके ये पार्लियामेंट, ये जो पार्लियामेंट होती है ये किसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस तैयार करती है? उसी सोसाइटी के लिए। और सोसाइटी में कौन रहते हैं भाई? सिटीजन्स रहते हैं। उसी सोसाइटी में कौन रहते हैं भाई? सिटीजन्स रहते हैं। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। अगली चीज क्या आती है? इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं भाई। ये तो हमने बोला प्रियम्बल में सोर्स ऑफ पावर सभी सिटीजन्स के हाथ में है। उसके बाद नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कौन क्या चीज आती है? नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हम पढ़ते हैं SSSDR का मतलब है सोवेरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, सोवेरन, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लास्ट क्या आ जाता है? रिपब्लिक। लास्ट क्या होता है? रिपब्लिक। यानी सोवेरन का मतलब आपको सभी को पता है कि इंडिया इज ए इंडिपेंडेंट कंट्री एंड देयर इज नो अदर कंट्री टू रेगुलेट इंडिया। यानी इंडिया को रेगुलेट करने के लिए कोई भी दूसरी कंट्री नहीं आती है सामने। इंडिया अपनी पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद तैयार कर सकता है, इसकी ये बात करता है। सोशलिस्ट का मतलब क्या हो जाता है? हमारे इंडिया में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट है, ना कि कम्युनिस्ट सोशलिस्ट है। कम्युनिस्ट सोशलिस्ट की सबसे पहली बार अगर थियरी की बात करें तो माओ तुसे-तुंग के द्वारा दी गई थी। उसमें क्या रहता है? ग्रुप बनाया जाता है, वो ग्रुप ही सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करता है। लेकिन सोशलिस्ट में ऐसा नहीं होता है। सोशलिस्ट में जनता के द्वारा किसी पर्सनालिटी को चुन करके भेजा जाता है, वो जनता के लिए ही काम करवाता है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। यानी एक यूनिटी बनाते हुए सभी को ब्रदरहुड की फीलिंग लाते हुए वो ये काम करता है। वहीं पे सेक्युलर का मतलब भी आपको पता है, डेमोक्रेटिक का भी पता है, रिपब्लिक का भी पता है। तो ये नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। इसके बाद में तीसरी चीज आती है एम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हम क्या क्या चीज देख लेते हैं वो एक बार और देख लेते हैं भाई। एम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाता है सबसे पहला देखा जाता है जस्टिस भी तीन टाइप की है जो कि 1970 रशियन रेवोल्यूशन जो हुआ है, 1917 में जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ है उससे हमने ली है वो। यानी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल, यानी इकोनॉमिक पॉलिटिकल सोशल जस्टिस। सिर्फ मुझे यही बताना था आपको, इसलिए मैंने इतनी सारी चीजें लिखी। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन करता है किसी भी पर्सनालिटी को इकोनॉमी के बिहाफ पे, यानी आर्टिकल 14 कहता है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका मतलब ये है सभी जितने भी हमारे सिटीजन्स होंगे उनके लिए जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे वो उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के सामने जितने भी सिटीजन्स हैं वो बिल्कुल इक्वल रहेंगे, वो अलग अलग नहीं होंगे। वहीं पे आर्टिकल 15 कहता है कि सेक्स रिलीजियन कास्ट, रेस या बर्थ प्लेस के बिहाफ पर किसी भी पर्सनालिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए।
यानी मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, सोशल जस्टिस की बात कर रहा हूँ, सोशल जस्टिस की बात कर रहा हूँ। किसी भी पर्सनालिटी के साथ किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ एक बात आती है कि अगर सोसाइटी से कुछ लोग बैकवर्ड हैं तो उनको उठाने के लिए, उनका इनलाइटमेंट करने के लिए हम लोग उनको रिजर्वेशन जैसे प्रोविजंस के अंतर्गत रखते हैं या क्रीमी लेयर जैसी हम चीजों के अंतर्गत उसको रख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने बात क्या कही भाई, सोशल जस्टिस की बात आती है कि सोशल जस्टिस किस तरह से मिलेगा, जब सभी लोगों को इक्वल ही प्रोटेक्शन ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और लॉ बिफोर सॉरी इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये दोनों चीजें साथ में आ जाएंगी। यानी आर्टिकल 4 ये करता है एक ब्रदर सभी लोगों को इक्वली मानता है। जब हम सोसाइटी में सभी लोगों को इक्वल मानेंगे तो कहीं ना कहीं एक चीज सामने आएगी हमारे कि सभी लोग इक्वल हैं और इक्वल होने के बाद भी इक्वल होते हैं। इसीलिए सभी लोगों में क्या है, ब्रदरहुड की फीलिंग होनी चाहिए। क्योंकि हमारे देश में देखा जाता है यानी एक मैंने कथन पहले भी कहा है कि 4 कोस पर बदले भाषा, 8 कोस पर बदले पानी, मैं का जानो भैया तुम ही जानो अपनी राम कहानी। इसका मतलब यह है कि भाई अलग अलग जब हम अलग अलग एरियाज में जाते हैं तो अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रहन सहन के तरीके हमें देखने को मिलते हैं। जो खाना खाते हैं उसके तरीके अलग दिखते हैं। नॉर्थ साउथ सबके अलग अलग तरीके दिखते हैं, लेकिन वो सभी इक्वल माने जाते हैं। यानी अनेकता में क्या है, हमारे देश में यूनिटी है यानी एकता है, उसके ऊपर हम चलते हैं। वही हमारा क्या करता है भाई, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 यही चीज को क्या कर रहा है भाई, इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है। उसके बाद आर्टिकल जो 17 है वो भी ये कहता है एबोलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी के एबोलिशमेंट की बात करता है। वहीं पे आर्टिकल 18 टाइटल एबोलिशमेंट ऑफ टाइटल्स और एंड ऑफ टाइटल ये बात कहता है, यानी किसी को भी स्पेशल प्रोविजंस के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। बस एक कॉन्फ्लिक्ट आता है कि प्रेसिडेंट को थोड़ा सा स्पेशल सिविल मामलों में थोड़ा सा स्पेशल प्रोविजंस के अंदर रखा गया है। तो ये सोशल की बात हो गई। इकोनॉमिकल की बात ये होती है किसी भी पर्सनालिटी के साथ गरीबी और अमीरी के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। गरीबी और अमीरी के बिहाफ पे किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। वहीं पे पॉलिटिकल राइट्स की बात आ जाती है। पॉलिटिकल राइट्स का मतलब होता है कोई भी पर्सनालिटी है भाई, कोई भी पर्सनालिटी है, अब जब भी कोई भी पर्सनालिटी है उसको यानी हर एक पर्सनालिटी को, माफ कीजिएगा, हर एक पर्सनालिटी को इक्वल राइट्स है वोटिंग के। अपने मन से कोई भी वोट देने के लिए जा सकता है। और यानी जो नागरिक है जिसके पास भाई 18 साल से ऊपर का हो चुका है वो वोट देने जा सकता है। कोई भी पर्सनालिटी किसी को भी वोट देने से रोक नहीं सकती है, क्योंकि सभी को ये इक्वली राइट मिला हुआ है। और जब इक्वली राइट मिला हुआ है तो कहीं ना कहीं हमारे देश में सोशल हार्मनी को एस्टेब्लिश करने की कोशिश हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा की गई है। इससे आप समझ सकते हैं। दूसरी चीज क्या आती है भाई हमारी, पहली चीज तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर ली, और कॉन्स्टिट्यूशन में एक और चीज आती है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन में एक और चीज आती है सभी को लिबर्टी का मतलब है सभी स्वतंत्र है हमारे देश में। सभी हमारे देश में क्या है, बिल्कुल लिबरल है, सॉरी इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट कैसे, आर्टिकल 19 कहता है। आर्टिकल 19 क्या कह रहा है भाई कि सभी लोग देश में कहीं पे भी घूमने की आजादी है, रहन सहन का तरीका है, सॉरी घूमने की कहीं पे भी आजादी है। आप कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं ऐसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें ना बोलें। अपनी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उसके सामने उसके अंडर में रहते हुए आप कुछ बात बोलें, या अपने राइट्स के अंडर में रहकर ही कुछ बातें बोलें। गति ये जो वॉयलेंस वाली चीजें हैं उनकी बातें ना करें। और आपको बोलने का अधिकार बिल्कुल है, बोलने का अधिकार है आर्टिकल 19 में। आपको कहीं पे भी ट्रेड करने का अधिकार है, आपको ग्रुप बनाने का भी अधिकार है। यानी जो सहकारी समितियां होती हैं, कोऑपरेटिव कमिटीज होती हैं, उनको बनाने का आपको अधिकार होता है, राइट्स होता है। तो ये लिबर्टी हो जाती है। लिबर्टी के बाद में हम अगर बात करें, लिबर्टी के बाद में हम बात करें इक्वालिटी, जिसकी तो मैं बात ही कर रहा था जब से। इक्वालिटी इसको समझाने की जरूरत नहीं है। और थर्ड क्या आती है, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी, और फ्रेटर्निटी भी आप लोग समझ गए हैं कि भैया हमें हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रीएम्बल है उसको देखकर ही हम समझ जाते हैं कि भाई ब्रदरहुड की जो फीलिंग है उसको लाना ही हमारा काम है। अगली चीज क्या आती है भाई, फैमिली। अगली चीज क्या आती है, फैमिली। अगली आ जाती है फैमिली। अगली क्या आ जाती है, फैमिली। याद रखिएगा कोई भी पर्सनालिटी है पर्सनालिटी है, सबसे ज्यादा उसके जो थॉट्स होते हैं, सबसे ज्यादा जो थॉट्स होते हैं उसको, उन थॉट्स को अगर कोई
अगर कोई उन थॉट्स को बनाता है तो वो कौन बनाती है भाई, फैमिली बनाती है। जैसे फैमिली के थॉट्स होंगे, विचार होंगे, वैसे ही किसी भी पर्सनालिटी के भी विचार सामने आते हैं। क्योंकि जहां कहीं मतलब आप देखते होंगे कि जो हमारे वृद्धजन होते हैं, जो हमारे दादाजी हैं, पापा जी हैं, जो हमारे परदादाजी, परदादी, पर नाना नानी, ये सब लोग जो होते हैं, ये हमें जीवन जीने का तरीका तो सिखाते ही हैं कि भाई हमको लाइफ को कैसे सस्टेन करना है। साथ में हमें बड़े लोगों से किस तरह से रेस्पेक्टफुल बात करना है वो सिखाते हैं। तीसरी चीज ये सिखाई जाती है कि भाई जितनी भी पर्सनालिटीज हैं उनसे हमें किस बिहाफ में बातें करनी है। उसके बाद में फैमिली ही है जो हमें क्या सिखाती है भाई, यूनिटी में रहना सिखाती है। यानी एक कहावत होती है कि भाई कि अगर से एक मनुष्य को अगर पकड़ के तोड़ेंगे तो वो ऑलरेडी टूट जाएगा, मतलब नॉर्मली टूट जाएगा। लेकिन अगर यूनिटी में एक बंच है, बंच को अगर तोड़ने की कोशिश करें तो टूटती नहीं है। तो इसीलिए फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है एस्टेब्लिश करने में सोशल हार्मनी। सोशल सोशल हार्मनी सोशल हार्मनी कैसे भाई, बच्चे के दिमाग में घर से ही पैदा हो जाता है। मान के चलिए कोई एससी या एसटी या ओबीसी का है और बच्चा है जनरल का, अगर उसके घर वाले एससी एसटी और ओबीसी को निचली जाति का दर्जा देते हैं या कास्ट के बिहाफ पे उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं, तो बच्चे में भी वही थॉट्स आ जाएंगे। और वो थॉट्स आने के बाद में वो भी इसी मेंटालिटी का हो जाएगा कि भाई ये तो निम्न कैटेगरी के हैं, ये लोअर कैटेगरी के हैं, इनसे तो मेरे को टच होना भी अनटचेबिलिटी वाली चीजें ये करने, मतलब टचेबिलिटी वाली चीजें ये करने लगेगा। तो फैमिली का रोल बहुत बड़ा हो जाता है कि भाई फैमिली ही पर्सनालिटी के सबसे पहले टाइम पे थॉट्स डेवलप करती है। क्योंकि बच्चे का जो सोशलाइजेशन है वो सोशलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग इन फैमिली। सोशलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है भाई, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं फैमिली 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 हमारा कंप्लीट हो चुका है। यानी अगर हम फैमिली की अगर बात करें तो फैमिली से ही एक जो पर्सनालिटी होती है, वो कोई भी पर्सनालिटी होती है, उस पर्सनालिटी की क्या स्टार्ट हो जाती है भाई, स्टार्ट हो जाता है सोशलाइजेशन यहीं से स्टार्ट होता है। इस चीज को हमें ध्यान में रखना है भाई। इसके अगला वाला जो टॉपिक हमारा आ रहा है, यानी अगला जो हमारा एलिमेंट होता है वो एलिमेंट है एजुकेशन। अगला एलिमेंट क्या होता है भाई, हमारा अगला एलिमेंट होता है एजुकेशन। अगला एलिमेंट क्या होता है भाई, अगला एलिमेंट है एजुकेशन, जिसको हम शिक्षा के नाम से जानते हैं। देखिए, जब कभी भी हम बात करते हैं एजुकेशन की, जब हम लोग आजाद हुए थे आफ्टर द इंडिपेंडेंस हमारे इंडिया में केवल 16% लिटरेसी रेट था। कितना रेट था भाई, 16%, जिसमें से केवल 6% लिटरेसी रेट 6% लिटरेसी रेट किसका रहा है, 6% लिटरेसी रेट किसका रहा है, वीमेंस का। जो महिलाएं हैं, जो वीमेंस हैं, उनका लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा लिखा हुआ था, मतलब बहुत ज्यादा डाउन था। ऐसी कंडीशन में हम मान के चलते हैं कि एजुकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। एजुकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू अचीव फीलिंग ऑफ या इमोशंस ऑफ सोशल हार्मनी। यानी हमें एजुकेशन के माध्यम से ही हम क्या करते हैं भाई, सोशल हार्मनी को अचीव कर सकते हैं। यानी उसकी जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग है, वो हमारी कहाँ से आ सकती है, एजुकेशन से आ सकती है। यानी हम एक चीज देखते हैं एजुकेशन के माध्यम से, कभी भी सोसाइटी में कुछ भी चीज अगर गलत हो रही है, यानी सोसाइटी में कोई भी चीज अगर गलत हो रही है, तो वहां पे कोई भी एजुकेटेड पर्सनालिटी है वो जाकर के खड़ा होकर के उन चीजों को अपोज कर सकता है। यानी इन चीजों का अपोज किया जा सकता है। अगर हम बात करें कि भाई हमारी जो
आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, उसमें इस एजुकेशन का बड़ा रोल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन करता है। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 15 में कहता है किसी भी पर्सनालिटी के साथ, किसी भी पर्सनालिटी के साथ, किसी भी पर्सनालिटी के साथ रिलीजन, रिलीजन, सेक्स, रेस, रिलीजन, सेक्स, रेस, बर्थ प्लेस, बर्थ प्लेस etc के बिहाफ पर किसी साथ भी डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अब भाई ये किसको अपोज कर रहा है? डिस्क्रिमिनेशन को अपोज कर रहा है। तो ऐसे में ये कहना चाह रहे हैं कि जब कोई भी पर्सनालिटी के पास एजुकेशन आ जाती है तो एजुकेशन के माध्यम से वो सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं, अनटचेबिलिटी जैसी चीजें हो रही हैं, उन सब को वो खत्म करता है। यानी फिजिकली मेंटली वो प्रिपेयर हो जाता है अच्छे से, और जो ये डिस्क्रिमिनेशन वाली जैसी चीजें हैं, डिस्क्रिमिनेशन वाली चीजें हैं, इनको खत्म करता है। उसके बाद वो हर एक पर्सनालिटी के साथ पीसफुली वो कन्वर्सेशन करता है, हर एक पर्सनालिटी के साथ वो पीसफुली कन्वर्सेशन करता है। उसके बाद में वो सोसाइटी में एक सोशल हार्मनी बनाने की कोशिश में लग जाता है। इसीलिए हमारा एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हम देखते हैं कि एजुकेशन कम होने से, एजुकेशन कम होने से हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा की बात करें, एक समय ऐसा था कि हरियाणा में सेक्स रेशियो, हरियाणा में सेक्स रेशियो बहुत ज़्यादा कम था। यानी लड़कों के कंपैरिजन में लड़कियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, बहुत ज़्यादा वीक थी। और ये वीक क्यों थी लड़कियां? भाई सेक्स रेशियो क्यों कम था, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। सेक्स रेशियो इसलिए कम था उस समय का, सेक्स रेशियो इसलिए कम था वहां का क्योंकि लोगों के पास एजुकेशन नाम की चीजें नहीं थी। एजुकेशन का कहने का मेरा मतलब ये है कि हमारे पास केवल 16% ही एजुकेशन है, जिसके माध्यम से हमारा उस समय के जो व्यक्ति थे उनका जो सोशलाइजेशन जो हुआ वो बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में आया कि भाई जो लड़कियां होती हैं उनको तो दूसरे के घर देना है, और लड़के होते हैं वो दूसरे के घर से कुछ लेकर के आएगा। यानी हमारा अगर वंश आगे बढ़ाने का काम होगा तो वो लड़की नहीं होगा, वो लड़का आगे हमारा वंश बढ़ाएगा, जो आज की भी परंपरा है। लेकिन कहीं हद तक, काफी हद तक आजकल ये चीजें खत्म होने लगी है हमारी सोसाइटी से। और ये क्यों खत्म होने लगी है? क्योंकि हमारे पास एक एजुकेशन नाम का बहुत बड़ा एक इंस्ट्रूमेंट आ चुका है, जिसके माध्यम से हम लोगों में इक्वालिटी को रख सकते हैं, यानी इक्वालिटी बनाने में रख सकते हैं। जैसे ही अब जैसे एजुकेशन हो जाता है, एजुकेशन के बाद में आ जाता है हमारा, एजुकेशन के बाद में आ जाता है हमारी गवर्नमेंट। एजुकेशन के बाद में दूसरी कौन सी आ जाती है? हमारी गवर्नमेंट आ जाती है। एजुकेशन के बाद में हमारी क्या हो जाती है? गवर्नमेंट, जिसको हम सरकार भी कहते हैं। गवर्नमेंट क्यों इंपॉर्टेंट होती है भाई? जैसे हमने देखा डीपीएसपी में जो स्टेट होगा यानी जो गवर्नमेंट होगी, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, वो पब्लिक वेलफेयर के लिए एक्शंस करेगा। पब्लिक वेलफेयर के लिए क्या करेगी भाई? एक्शंस करेगी। पब्लिक वेलफेयर के लिए एक्शंस करेगी यानी काम करेगी पब्लिक वेलफेयर के लिए। अब पब्लिक वेलफेयर की यहाँ पे ये क्या है? इसकी ड्यूटीज हैं, ये इसकी ड्यूटीज होंगी ये कि भाई लोगों के कल्याण के लिए सरकार जो होगी वो काम करेगी। यानी संविधान में जो डीपीएसपी है उसके माध्यम से ही मैंने आपको बताया है, यानी बहुत सारी ऐसी स्कीम्स लाई जाएगी, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स लाएगी जो सोसाइटी में, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स लाई जाएंगी जो सोसाइटी में सोशल हार्मनी को इस्टेब्लिश कर सके। जैसे अगर हम बात करें तो पहली हम बता देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। अब एक और चीज यहाँ पे हमने देखा कि बेटी को बचाना है, बेटी को पढ़ाना है, कि वेलफेयर स्कीम है। इसके बाद मैं थोड़ा सा जनधन योजना के ऊपर आऊंगा, जनधन योजना के ऊपर आऊंगा। भाई नचिकेत मौर्य, सॉरी नंदन नीलकेणी, नंदन नीलकेणी कमेटी बनाई गई थी, नंदन नीलकेणी कमेटी बनाई गई थी 2019 में।
और इस नंदन नीलकेणी कमेटी ने के रिकमेंडेशंस दिए कि भाई नंदन नीलकेणी कमेटी ने क्या रिकमेंड, सॉरी नंदन नीलकेणी नहीं है, ये नंदन नीलकेणी नहीं है, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कि भाई ये कमेटी छोड़िए, नॉर्मल हम बात कर लेते हैं कि भाई जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चालू करवाई गई, उसके बाद जन धन जन धन स्कीम, जन धन स्कीम को स्टार्ट करवाया गया, जन धन स्कीम को स्टार्ट करवाया गया। यानी हम ये बोल सकते हैं जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट ने डीपीएसपी के थ्रू पब्लिक वेलफेयर के लिए एक्शंस करता है, ड्यूटीज होती है ये गवर्नमेंट की, बहुत सारी स्कीम्स को चलाती है जो सोसाइटी में सोशल हार्मनी स्टैब्लिश करने की कोशिश करती है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जन धन योजना और भी बहुत सारे टाइप की योजनाएं गवर्नमेंट चलाती है फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ये चीज हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद भाई कल्चरल प्लूरालिटी, कल्चरल प्लूरालिटी, कल्चरल प्लूरालिटी, भाई कल्चरल प्लूरालिटी से क्या मतलब है भाई, जैसा कि आज और मैं कहूंगा एक चीज कि 4 कोस पर बदले पानी 8 कोस पर बदले भाषा, मैं का जानो भैया तुम ही जानो अपनी राम गाथा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, यानी हमारे इंडिया में बहुलता है, यानी बहुलता को हम प्लुरालिटी कह देते हैं कि बहुत ज्यादा, यानी अगर हम बात करें वर्तमान जो सोसाइटी है, करंट की जो सोसाइटी है, वहां बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिशंस है। यानी हमारा जो आज करंट कंडीशन है, करंट कल्चर या करंट सोसाइटी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर एंड different type of culture and different type of traditions हैं, यानी अलग अलग टाइप के हमारे इंडिया में ट्रेडिशंस हैं, अलग अलग टाइप के हमारे इंडिया में कल्चर हैं। तो आपने देखा कि भाई कल्चर में भी अलग अलग है, उसके बाद में ट्रेडिशंस अलग है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान के जितने भी लोग होते हैं, यानी हम अगर बात करें वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जब भी हम जाते हैं तो वहाँ के ट्रेडिशन कल्चर, रिचुअल्स यानी संस्कार, ये सब चीजें हमारे भारत में अलग अलग हो जाती है। हमारे इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में कुछ धर्म पाए जाते हैं, जैसे रिलीजन पाए जाते हैं, जैसे हम बात करें हिंदू मुस्लिम, सिख क्रिश्चियन, हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, पारसी, बौद्ध, जैनिज्म, ये मेनली हमारे इंडिया में ये धर्म पाए जाते हैं, मेनली ये धर्म पाए जाते हैं। तो आप देखेंगे अलग अलग धर्मों की अलग अलग संस्कृतियां हैं, कल्चर अलग है, अलग अलग रिचुअल्स है, अलग अलग ट्रेडिशंस हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कहाँ रहते हैं, एक ही स्थान पे रहते हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे रहते हैं, एक ही प्लेस पे रहते हैं। यही सबसे बड़ी खूबी है हमारे भारत की कि भारत में अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग रीति रिवाज को फॉलो करते हैं, अलग अलग खाना, रहन सहन का तरीका अलग होता है, खाना अलग होता है, लैंग्वेजेस अलग होती है, हर एक चीज अलग अलग है, लेकिन हम फिर भी हम क्या करते हैं, साथ में रहते हैं। यही हमारे लिए क्या है भाई, सोशल प्लुरालिटी होने के बाद भी हमारे देश में क्या है भाई, सोशल हार्मनी है। इसलिए ये जो कल्चरल प्लुरालिटी है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें क्या रहता है कि भाई संस्कृति और जो सामाजिक जो ट्रेडिशंस हैं वो लोग आपस में, हमारी जो कल्चर हैं, जो हमारी रिचुअल्स है, जो हमारे ट्रेडिशंस हैं,
वो अलग अलग तो हैं लेकिन फिर भी हम साथ में रहते हैं। बहुत सारी अलग अलग, यानी हमारे भारतीय समाज में प्रचलित सभी नवीन संस्कृतियां, त्योहार, पर्व, रीति रिवाज, मान्यताएं एक दूसरे के घुल मिल जाती हैं। जैसे भारतीय समाज में ईद, क्रिसमस और दिवाली जैसे त्योहार को समाज के व्यक्ति द्वारा साथ में मनाने पर फ्रेटर्निटी के रूप में सामाजिक समरसता को दिखाई देता है। यानी हम लोग क्या करते हैं भाई, क्रिसमस हुआ, ईद हुआ, दिवाली हुई, हम लोग सब साथ में मिलकर के बनाते हैं भाई। आप देखेंगे मुस्लिम परिवार में भी बम फटाके तो जला रहे हैं, हाँ वो पूजा नहीं करते क्योंकि वो अलग चीज हो गई, वो हमारी परंपरा है वो, लेकिन वहां पे भी नए नए पकवान बनते हैं भाई। ऐसा ही क्रिश्चियंस का है, क्रिश्चियंस जैसे ही आता है, हम लोग, मेरे भी बहुत सारे मित्र होंगे, आप लोगों के भी बहुत सारे दोस्त होंगे जो मुस्लिम होंगे, जो क्रिश्चियन होंगे, ये आपस में बैठ करके क्या करते हैं भाई, इनके जब त्योहार आते हैं तो सभी को इकट्ठा करके वो सेलिब्रेशन होता है। यही तो हमारे देश में फर्टिनिटी को बनाता है, यानी जो यूनिटी है यहीं से आती है, और यूनिटी से ही हमारी इंडिया में क्या स्टैब्लिश होती है, तो वो सोशल हार्मनी स्टैब्लिश हो जाती है। देखिए साथियों, हम लोगों ने जो चीजें देखी हैं उसका यहाँ पे आपने चीजें देख ली होगी कि भाई किस तरह से हमने ये चीजों को पढ़ा है। ये चीजें मैंने आपको क्या बता दी, और ऑब्जेक्टिव्स तो मैंने पहले ही बता दिए थे आपको। अब मैं बात करूंगा फैक्टर अफेक्टिंग सोशल हार्मनी। अगला टॉपिक कौन सा होने वाला है हमारा, फैक्टर अफेक्टिंग सोशल हार्मनी। फैक्टर फैक्टर अफेक्टिंग फैक्टर अफेक्टिंग सोशल हार्मनी, सोशल हार्मनी, फैक्टर अफेक्टिंग सोशल हार्मनी, फैक्टर अफेक्टिंग सोशल हार्मनी। फैक्टर अफेक्टिंग सोशल हार्मनी में अगर हम सबसे पहली बात करें, इलिटरेट, सबसे पहली चीज क्या आ जाती है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं हमारी चीजों को, यानी सामाजिक समरसता को प्रभावित करने वाले काम क्या है, निरक्षरता क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, इलिटरेट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि भाई साहब लोगों को, हम एक चीज देखते हैं, एक सोसाइटी है, सोसाइटी में कुछ लोग सीधे साधे हैं और कुछ लोग थोड़े से तेज चालाक हैं जो पॉलिटिक्स में हैं, जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो आपस में लोगों को लड़वाते रहते हैं, ये आपने देखा ही है। तो ये जो पॉलिटिक्स करने वाले जो सोसाइटी में लोग हैं, ये जो बेचारे जो इलिटरेट लोग हैं, उनके सामने बोला जाता है कि भाई जो मुस्लिम जो है उससे दूर रहो, और मुस्लिमों से कहा जाता है भाई वो हिंदू से दूर रहो, वो हमारे धर्म में घुस के, हमारे रिलीजन में घुस करके तुम्हारा दिमाग वॉश कर देगा, मतलब माइंड वॉश कर देगा तुम्हारा, और उनके धर्म साइड खींच लेगा। भाई ये तो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस धर्म को माने। यानी इलिटरेट के माध्यम से यहां तो हम सोशल हार्मनी को खत्म ही कर रहे हैं ये लोग। दूसरी चीज है सेक्सुअल, या फिर हम बोले लिटरेसी के हिसाब से वीमेन एंड मैन, यानी डिफरेंस कहां पे भी होता है। जैसा आप सभी को पता है जो हमारा देश है वो पुरुष प्रधान राष्ट्र है। हमारा देश कौन सा है भाई, पुरुष प्रधान राष्ट्र है, जहां पे आदमियों की चलती है, जो एक मैन है वही अपनी मोनोपोली झाड़ता है ज्यादा, ही आप सभी को पता है। लेकिन आज कहीं ना कहीं वो चीज थोड़ी सी छुप सी जा रही है। लेकिन उसके पहले की, उसकी या उसके बाद की हम बात करें तो जो इलिटरेट रहते हैं, जो गांव में आज भी बसते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो अपनी बीवियों को या अपनी बेटियों को काम करने से रोकते हैं, पढ़ाई करने से रोकते हैं। वहां पे भी क्या होती है भाई, यूनिटी एबोलिश होती है, यूनिटी क्या होती है, एबोलिश होती है। और यहाँ पे जब यूनिटी खत्म होती है, तो आपको पता है कि सोशल हार्मनी को भी ये क्या करती है, अफेक्ट करती है, प्रभाव डालती है। इसीलिए इलिटरेट सबसे बड़ा एक अफेक्टिंग हो जाता है, यानी फैक्टर अफेक्टिंग हो जाता है। दूसरा होता है कास्टिज्म। दूसरा सिस्टम क्या हो जाता है, कास्ट। भाई जातिवाद क्या है, कास्ट क्या है,
आप सभी को पता है कि कास्ट के माध्यम से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो, यानी देखिए एक चीज मैं बताऊं, ऋग्वेदा 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 10th मंडल, ऋग्वेदा के 10th मंडल, 10th मंडल कौन सा है? पुरुषोक्त। कौन सा है? पुरुषोक्त। यानी ऋग्वेद का 10वां मंडल पुरुषोक्त। पुरुषोक्त में ये कहा गया है कि एक विराट पुरुष, यानी वन एडल्ट पर्सन के हेड से या फिर माउथ से निकला है ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन निकला है भाई? ब्राह्मण। उसके भाई शोल्डर से निकला है क्षत्रिय, शोल्डर से क्षत्रिय। तीसरा जंघा यानी थाई से कौन निकला है भाई? वैश्य। कौन निकला है भाई? वैश्य। ये वेश्या नहीं है, वैश्य लिखा है। उसके बाद जो लेग्स हैं उनसे कौन निकला है भाई? शूद्र। यानी ये जो डिवीजन है। अब एक चीज इसमें बोली गई थी पुरुष सूक्त यानी ऋग्वेद में, कि भाई जो ऋग्वेद में बोली गई थी वो ये थी कि ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है जिसमें पुरुष सूक्त में जो एक एडल्ट पर्सनालिटी है उसके मुख से ब्राह्मण, उसके शोल्डर से क्षत्रिय, उसके थाई से वैश्य, उसके पैरों से शूद्रा की उत्पत्ति होती है। इन लोगों की क्या होती है भाई? इन लोगों की उत्पत्ति होती है कि ना? ठीक है साहब, आपने बोल दिया कि इन चीजों की उत्पत्ति हो रही है, आगे की चीज तो बताइए आप। तो क्या रहता है कि भाई कास्टसिज्म यहीं से आया है। यहीं से क्या आया है भाई? कास्टसिज्म आया है। पहले इनके बिहाफ पे, यानी जो वर्णा सिस्टम था, वर्णा सिस्टम एक्शन बिहाफ पे होता था। यानी कोई भी पर्सनालिटी जो काम करता था उसके बिहाफ पे उसकी वर्णा डिसाइड हो जाती थी। लेकिन बाद में ये एक्शन खत्म हो गया और जो वर्णा सिस्टम जो हुआ वो किसके बिहाफ पे हो गया? हेरारकी के। हेरारकी बेस्ड हो गया। हेरारकी बेस्ड हो जाता है। अब हेरारकी बेस्ड कैसे हो गया कि पहले हम काम करते थे उसी बिहाफ पे हमारी जाति डिसाइड हो जाती थी, सॉरी वर्ण डिसाइड हो जाता था। लेकिन धीरे से वर्ण सिस्टम हेरारकी बेस्ड हुआ और हेरारकी बेस्ड होने के साथ साथ ही कास्टसिज्म हमारा आ गया, जिस कास्टसिज्म में कहा गया कि जो शूद्र होंगे उन्हें पढ़ाई करने का अधिकार नहीं होगा। जो शूद्र होंगे उनको पढ़ाई करने का अधिकार नहीं होगा। और जब आपको पढ़ाई करने का अधिकार नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं आप सोसाइटी में आप दब से जाएंगे। कहीं ना कहीं आप सोसाइटी में क्या होते जाएंगे? दब से जाएंगे। और जब से ये कास्टसिज्म आया है तो कास्टसिज्म क्या करता है भाई? सोसाइटी में सोशल हार्मनी को अफेक्ट करता है। अब सोशल हार्मनी को किस तरह से अफेक्ट करता है भाई? मैं भैया गलत नहीं लेना कोई भी विद्यार्थी, मैं सिर्फ बात बता रहा हूं। भैया तू तो पंडित है, भैया मैं पंडित हूं, तू चमार है भाई। मैं पंडित हूं, तू चमार है, तू दूर रहे। क्यों भैया, क्यों दूर रहेगा? वो क्यों दूर रहेगा? आपके जैसा खून उसमें भी है, सिर्फ आपने ठप्पा लगा दिया है कि वो क्या है भाई? वो क्या है? शूद्र है या कोई और निचली जाति का रहे, कोई जैसे चमार है, चाहे कोई भंगी है। यानी इनको आजकल हमने गालियों की तरह प्रस्तुत कर दिया है, जबकि ये एक व्यक्ति की पहचान थी। वो पहचान किस तरह थी भाई? कि हम भैया पूरे सोसाइटी को साफ करने का काम करते हैं। आज हम किसी को गाली देते हैं तो इन जातियों से रिलेट करके देते हैं। ये कतई ही गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। हमारी इससे सोशल हार्मनी खतरे में जाती है। इसीलिए B.R. अम्बेडकर कहते हैं कि सभी लोग समान हैं और समानता की नजर से उन्हें देखना चाहिए। किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि सब में एक सोल मात्र है। यानी अहम ब्रह्मास्मि जो शंकराचार्य कहते हैं कि ये जो शरीर है वो क्या है भाई? वो सिर्फ मोह माया है, कुछ नहीं है। लेकिन जो सोल है वही ओनली दी वन सोल हमारी जो है वही क्या है? ट्रुथ है, यानी वही सत्य है। ये चीज कहा जाता है कास्ट में।
यही चीज आ जाती है भाई। इसीलिए किसी को भी इसके बेस पे भाई क्या नहीं करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, इसके बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। उसके बाद तीसरी चीज आती है लैंग्वेज। लैंग्वेज, तीसरी चीज क्या आ जाती है भाई, लैंग्वेज। लैंग्वेज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। लैंग्वेज भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों है भाई लैंग्वेज? देखिए थोड़ा सा लैंग्वेज के ऊपर हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। क्या हुआ, 1948 की बात है। 1948 में एस के धर कमेटी बनाई जाती है। एस के धर कमेटी बनाई जाती है। एस के धर कमेटी कहती है कि हम जो स्टेट्स हैं उन स्टेट्स को लैंग्वेज के बिहाफ पर अलग नहीं कर सकते, हम इनको एडमिनिस्ट्रेशन के बिहाफ पर इनको हम क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। लेकिन इनकी बात नहीं मानी गई, क्योंकि लोगों को क्या स्टेट करवाना था, लैंग्विस्टिक बिहाफ पे स्टेट्स को अलग अलग करवाना था। इसके बाद में 1949 में जेवीपी कमेटी बनाई जाती है। कौन सी कमेटी बनी भाई, जेवीपी कमेटी बनी। और जेवीपी कमेटी कब बनी, जेवीपी कमेटी बनती है 1949 में। जेवीपी कमेटी कहती है कि अगर लैंग्वेजेस को अगर आधार मानते हुए स्टेट्स को हमने अलग अलग किया, स्टेट्स को बनाया, तो हो सकता है कि हमारे देश की, हमारी जो कंट्री है उस कंट्री की यहां से समझिएगा जो मैं बता रहा हूं, हमारी जो कंट्री है तो कंट्री की हो सकता है यूनिटी एबोलिश हो। ये रहता ना भैया, तू तो अंग्रेजी में बोलता है तो मैं हिंदी में बोलता हूं, यानी आजकल जो हमारी खुद की लैंग्वेज है, जो हमारी मातृ लैंग्वेज है, उसके बारे में कोई सोचता है नहीं। सभी लोग इंग्लिश के पीछे पड़े हुए हैं कि भाई इंग्लिश बड़ी अच्छी चीज है, इंग्लिश से हमारी अच्छी होगी तो हमारी नौकरी लग जाएगी। ये सारी की सारी बात भाई, नौकरी हमें इंडिया में करनी है, काम हमें इंडिया में करना है, तो क्यों ना हम इंडियन लैंग्वेजेस में वो काम करें। तो इसीलिए हम एक चीज देखते हैं कि भारत में सिर्फ जो पाश्चात्य शिक्षा है, जो वेस्टर्न एजुकेशन है, उसके पीछे हम बहुत बुरी तरह से लड़ भागे हैं। लेकिन हम हमारी जो हमारी एजुकेशन है, उन एजुकेशन को हम लोग भूल गए आज। तो उसको याद करो, यानी वेदों की ओर लौटो। आज मैं वापस से बोलता हूं भाई, वेदों की ओर लौटो और हमारी जो प्राचीन जो संस्कृतियां हैं, कल्चर है, हमारे वेद हैं, उपवेद हैं, उन सब को पढ़ो। ये कछु भी नहीं है, वहां से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। इसीलिए याद रखिएगा, जो एक लैंग्वेज है वो बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है यूनिटी को तोड़ने में। इसीलिए जेवीपी ने कमेटी ने मना कर दिया। लेकिन 1953 में पोट्टी श्रीरामुलु ने हंगर स्ट्राइक कर दी और लगभग वो निपट गए। कांग्रेस के एक नेता थे। उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश को सबसे पहले लिंग्विस्टिक बिहाफ पे वो अलग कर दिया। इसके बाद में फजल अली कमेटी बनाई गई। फजल अली कमेटी बनाई गई और फजल अली कमेटी ने लिंग्विस्टिक बिहाफ पर स्टेट्स को अलग अलग कर दिया, यानी सेपरेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्विस्टिक, सेपरेट कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि हम वन लैंग्वेज एंड वन स्टेट का जो बेस है उसको अपोज करते हैं। किसको अपोज करने की बात कही? वन लैंग्वेज एंड वन स्टेट्स को अपोज करने की इन्होंने बात कही है। ये चीज ध्यान रखिएगा। क्यों भाषा भाई कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश में आता है जिसको तमिल आती है और उसे हिंदी नहीं आती, तो हम क्या निम्न भाव, क्या मद्रासी है? सभी हमें साउथ इंडियन जितने भी हैं वो क्या लगते हैं? सब मद्रासी हैं। भैया मद्रास खत्म हो चुका है, आजकल वो चेन्नई बन चुका है। और विश्वास मानिएगा, नॉर्थ वालों आपसे ज्यादा एजुकेटेड है वो, उसमें आपसे ज्यादा तरीके हैं। वो एजुकेटेड होने के बाद भी नॉर्थ वालों आप लोगों से बहुत ज्यादा जो ट्रेडिशनल चीजें हैं वो करता है वो। यानी आप लोग तो वेस्टर्न एजुकेशन के साइड इतना ज्यादा झुकाव महसूस किए हुए हैं कि आप खुद की जो कल्चर है, खुद का जो रहन सहन का तरीका है वो भूल गए हैं। वहीं पे आप दक्षिण यानी साउथ के लोगों को देखिए, आज भी एजुकेशन में पहले नंबर पर, और साथ में ही अपनी जो ट्रेडिशंस हैं, अपने जो रिचुअल्स हैं, अपनी जो हर एक चीजें हैं
उनको बहुत अच्छे, यानी अपने जो फेस्टिवल्स हैं, अपने पर्व हैं, उनको बहुत अच्छे से मनाने का काम करता है। आप लोग तो सब भूल गए बाबू, सब भूल गए आप लोग। तो वहीं पे हम देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा कि भाई किसको अपोज कर दिया, वन लैंग्वेज वन स्टेट की जो फीलिंग्स हैं उसको अपोज करने का इन्होंने काम कर दिया। इसके बाद जो हम अगर बोलें अगला जो पॉइंट हो वो क्या होना चाहिए भाई, अगला पॉइंट होता है हमारा, अगला पॉइंट होता है हमारा पेट्रियार्कल सोसाइटी। अगला पॉइंट कौन सा होता है, पेट्रियार्कल सोसाइटी। पेट्रियार्कल सोसाइटी, इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है भाई। पुरुष प्रधान राष्ट्र है हमारे भारत का, भारत का क्या है, पुरुष प्रधान राष्ट्र है, जो कहीं ना कहीं सोसाइटी में अनटचेबिलिटी जैसी चीजों को खड़ा करता है, कहीं ना कहीं सोसाइटी में किसको, अनटचेबिलिटी वाली जैसी चीजों को खड़ा कर देता है। उसके बाद में अगर हम एक और चीज बात करें, एक और चीज की अगर बात करें तो रिलीजियन रिचुअल्स जो हैं, रिलीजियन अगली अगर हम बात करें तो ये आ जाता है रिलीजियस के बिहाफ पे, यानी रिलीजियस के बिहाफ पे हम बात कर सकते हैं। भाई हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, उसके बाद बौद्ध और जैन और पारसी, ये लोग हैं हमारे देश में। लेकिन आप देखेंगे इन सब के धर्म रीति रिवाज अलग अलग हैं। तो कुछ पॉलिटिकल लीडर्स अपना उल्लू सीधा करने के लिए इन लोगों को आपस में लड़वाने का काम भी करते हैं। इन लोगों को क्या करते हैं भाई, आपस में लड़वाने का काम भी इन लोगों को करवाया जाता है रिलीजियस के बेस पे, जो हमारी सोशल हार्मनी को हमारा एबॉलिश करने का काम भी करते हैं। ये चीज भी हमें ध्यान में रखना है कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं भाई, हमारी सोशल हार्मनी को खतरे में डाल रहे हैं, ये हमारी सोशल हार्मनी को खतरे में डाल रहे हैं। अगली चीज आती है, जैसे हमने लिटरेसी देख लिया, इलिटरेट देख लिया, कास्टिज्म देख लिया, उसके बाद में हमने लैंग्विस्टिक बिहाफ पे देख लिया, पेट्रियार्कल सोसाइटी देख ली, उसके बाद में हम लैंगिक असमानता को भी देख लेते हैं। लैंगिक असमानता यानी इनइक्वालिटी। हमारा आर्टिकल 16 एंड 39, 16 और आर्टिकल 39 कहता है कि हमारे इंडिया में क्या कहता है भाई, इंडिया में चाहे वो मेन हो चाहे वो फीमेल हो, मेल हो चाहे फीमेल हो, इनको जितना इन्होंने एक्शन किया है, जितना इन्होंने काम किया है, उतना ही इनको क्या किया जाए, पेमेंट दिया जाए। उतना ही इनको क्या दिया जाए भाई, पेमेंट इतना ही दिया जाना चाहिए। यानी इक्वल एक्शन फॉर इक्वल वर्क फॉर इक्वल वेजेस। तो हमारे इंडिया में क्या रहता है भाई कि महिलाओं को हमेशा से कमजोर समझा गया है, कि महिलाएं जो हैं, जो वीमेन्स है, वो हमेशा क्या हैं, कमजोर हैं। और कमजोरी का फायदा उठाते हुए हमने क्या किया भाई, हमारी सोशल हार्मनी को तोड़ने का भी काम किया है। यानी ये हमारे 5 फैक्टर अफेक्टिंग हो गए हैं। ये टॉपिक यहीं पे हम खत्म करेंगे। आप लोगों को और अधिक जानकारी चाहिए कि भाई इसके बारे में, तो आप एक काम कीजिए, आप पेड कोर्सेस ले सकते हैं जिसमें आपकी सोशियोलॉजी बहुत अच्छे से करवाई जाएगी। हालांकि आप फ्री भी यहाँ पे आपके लिए उपलब्ध है। अगर आपको और अच्छे से पढ़ना है तो वहां पर आप लोग कोर्स ले सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा जिस भी बच्चे को MPPSC या UPSC पेपर 1 की सोशियोलॉजी अगर पढ़ना है तो प्लीज आप हमारे चैनल से जुड़िए, जो आपको फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग, जैसे पॉलिटी चल रहा है, जैसे साइंस चल रहा है अंकित भिंजवा सर का, एथिक्स की बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें समझ में नहीं आई, वो संदीप सर का आपको कंप्लीट करवाते हैं। ऐसे ही आपके लिए करंट अफेयर भी हम लेकर के आए हैं जो शिवानी मैम आपको कंप्लीट करवाती हैं। तो याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिसको जरूरत है उसके पास तक पहुंचाइए। और आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।